नमस्कार धार्मिक क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। और हम लोगों के द्वारा जो 2 सीरीज चलाया जा रहा है वो सीरीज आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा होगा। सबसे पहला हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग देखें कि जो यूपीएससी का पीटी एग्जाम है उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं कला और संस्कृति से, ये ज़्यादातर जो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो क्लास 11 एनसीईआरटी के बुक से देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी का टोटल चैप्टर को यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको हर वीडियो में बताया जाता है केवल ये यूपीएससी में ही के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा, उन कैंडिडेट के लिए भी फायदेमंद होगा जो कि अदर कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या आप स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देते हैं और उस प्रतियोगिता परीक्षा में अगर एक टॉपिक आपका कला और संस्कृति है तो वहां पे आप देखिए प्रश्नों का जो प्रवृत्ति होगा, एक टेक्निक होगा, या जो प्रश्न आ रहे हैं वो जो है क्लास 11 के एनसीईआरटी के जो टॉपिक दिए हैं उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो फायदेमंद होने वाला है जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके सब्जेक्ट में एक विषय कला और संस्कृति है। तो इस क्रम में हम लोग 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पुनः जो है वो चौथा चैप्टर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं और ये जो चौथा चैप्टर है वो काफी लंबा है और इसीलिए इसको हम लोग कोशिश करेंगे 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करने का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चौथे चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। चूंकि एक बहुत लंबा चैप्टर है तो आखिरी तक हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहीं पे बता देते हैं, फिर जैसे होगा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो पहला पैराग्राफ में आपको चूंकि मौर्योत्तर काल के बारे में बताया जा रहा है तो मौर्योत्तर काल में कौन कौन से राजवंश थे और वहां पे कहां पे भवन मिले हैं उसके बारे में आपको बताया गया। फिर जो भवन है, चाहे वो ना मथुरा का हो, खंडगिरी का है, जग्यापीठ है, भज है, पावनी है, बोधगया है, भरूच है ना, उस सब के बारे में एक एक करके डिटेल डिस्क्राइब किया गया। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर आप देखिएगा तो अजंता हो गया, एलोरा हो गया, फिर एलिफेंटा का गुफा हो गया, उदयगिरी हो गया, खंडगिरी हो गया, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरह से यहाँ से अगर आप देखिएगा तो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा वीडियो जो है अंतिम तक आप देखिएगा। देखिए सांची के स्तूप को यहाँ पूरा डिटेल से बताया गया है, फिर अजंता एलोरा ये सब के बारे में भी बताया गया है, मथुरा कला, गांधार कला कैसे विकसित होता है, इसी के साथ साथ सारनाथ कला जो विकसित होता है वो सब के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। तो इसको हम लोग एक एक करके एक एक पैराग्राफ देखते हैं। उम्मीद करते हैं आज जो है ये आधा चैप्टर हम लोग आज देख लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग आने वाले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कि हर चैप्टर के जैसा इस चैप्टर में भी हम लोग पहले चैप्टर का नाम को समझते हैं, फिर आगे हम लोग चैप्टर में क्या दिया हुआ है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर चैप्टर का नाम देखिए तो दिया है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि ये कला क्या होता है। तो कला तो हर चैप्टर में आ रहा है। तो कला क्या होता है? संस्कृति का पोषक होता है। कला के विभिन्न रूप हो सकते हैं, नृत्य है, संगीत है, नाट्य कला है, उसी में एक रूप है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को अगर अंग्रेजी में देखिएगा तो आर्किटेक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या? आर्किटेक्चर कहते हैं, यानी इसको जो बनाते हैं, जैसे भवन निर्माण होता है तो भवन निर्माण वाले को क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट कहते हैं। तो उस समय जो भवन बन रहे थे तो उस समय ज्यादातर भवन क्या देखने को मिलेंगे? आपको गुफा मिलेंगे, स्तूप मिलेंगे। तो उस समय का क्या टेक्निक रहा था, क्या प्रवृत्ति रहा था, उसी को यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि भरूच में अगर स्तूप मिला है तो उसका बनाने का क्या तरीका था, सांची में अगर स्तूप मिला है तो क्या तरीका था, अजंता एलोरा के गुफा है, खंडगिरी उदयगिरी की गुफा है तो उसके बनाने की क्या टेक्निक रही थी, वही सब टेक्निक के बारे में। और वहां जो भी चीज मूर्ति उकेरा गया है वो मूर्ति का क्या बनावट था, किस तरह से मूर्ति बनाने को मिलता है, कहाँ बड़ा मूर्ति मिलता है, कहाँ छोटा मूर्ति मिलता है, कहाँ बुद्ध के संकेतात्मक मूर्ति मिलते हैं, जैसे उनके जीवन जन्म से संकेत मिलेंगे, फिर उनके गृह त्याग से मिलेंगे। कभी आपको देखिए समय जैसे जैसे बीतता जाएगा तो बुद्ध का मूर्ति बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो टेक्निक रहा था समय के साथ कैसे बदल रहा था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये जो टेक्निक कितने टाइम पीरियड में बताया गया है तो आपको यहाँ पे देखिए मौर्योत्तर काल में के बारे में बताया गया। मतलब जो भी टेक्निक अभी हम लोग पढ़ेंगे वो किस काल के बारे में पढ़ेंगे? तो मौर्योत्तर कालीन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब मौर्योत्तर आ गया तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि मौर्योत्तर काल जो होता है वो कितने टाइम का हम लोग कहते हैं। तो 184 से लेके ईसवी पूर्व से लेके आपको 275 ईस्वी तक, यानी ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन तक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और जो कि आपका 184 ईस्वी पूर्व से लेके 275 ईस्वी सन तक यहाँ पे रहेगा। तो जैसा कि पिछला चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, मौर्य काल हम लोग समाप्त कर चुके हैं और मौर्य काल का जो अंत होता है वो 184 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उसी के बृहद्रथ जो कि मौर्य राजा का या मौर्य साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा था उसको मारेंगे और शुंग वंश का यहाँ पे स्थापना करेंगे। और जब
जब एक बड़ा साम्राज्य टूटता है तो वो साम्राज्य छोटे छोटे रूपों में बढ़ जाता है। तो इन्हीं छोटे छोटे साम्राज्य में जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको यहाँ पे बताया गया है। तो कौन कौन सा साम्राज्य डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में बताने का प्रयास किया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया है कि मध्य भारत में अगर आप देखिएगा तो शुंग, कन्नौज और कुषाण देखने को मिल जाएगा। दक्षिण पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा देखिएगा तो शातवाहन, इच्छावुक, आभीर और वाकाटक हो जाएगा। इन सब का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो भी गुफा बनेंगे, स्तूप बनेंगे, इन्हीं लोगों के द्वारा या इनके सामंत के द्वारा या इन के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से यही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन के अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सनातन धर्म के दो संप्रदाय जो हैं, वैष्णव और शैव, वो भी यहाँ पे उदय होता है और इनका भी आपको मथुरा कला में देखिए बहुत काफी मूर्ति देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। अब इसी पैराग्राफ में जो है पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन कौन सा मेन जगह का डिस्कशन किया गया है या डिटेल में बताया गया है, उसको आपको यहाँ पे बताया गया। तो मध्य प्रदेश में आप देखिएगा तो विदिशा और भरूच के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। बोध गया जो है जो कि बिहार में पड़ता है उसके बारे में बताया गया। जग्यापेट जो कि आंध्र प्रदेश में उसके बारे में बताया गया है। फिर है मथुरा यूपी में, खंडगिरी, उदयगिरी उड़ीसा में, भज पुणे के निकट यानी कि आपका महाराष्ट्र पड़ता है, पावनी भी जो कि नागपुर में यानी कि महाराष्ट्र ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिएगा अजंता हो गया, एलोरा हो गया, एलिफेंटा गुफा हो गया, उदयगिरी, खंडगिरी, ये सब के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से विस्तार पूर्वक यहाँ पे बताया गया है। और इस टॉपिक से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा आप ले लीजिए, अगर उसमें हिस्ट्री है और हिस्ट्री में अगर एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल पूछा जा रहा है तो देखिएगा ज्यादातर जो होता है वो आर्ट एंड कल्चर से ही पूछा जा रहा है। और इसीलिए आपको बोला गया है कि इस वीडियो को आप धैर्यपूर्वक देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। शुरुआत जो दिया गया है वो भरूच है और ये भरूच आपको याद होना चाहिए कहाँ पे पड़ता है, तो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्योंकि कभी कभी तो छोटे मोटे एग्जाम में वन लाइनर एग्जाम जो होता है या वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपली पूछ देगा कि भरूच कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ पे स्थित है। तो मध्य प्रदेश में आपको भरूच हो गया, ये विदिशा हो गया, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो भरूच में जो स्तूप पाए गए हैं उसी के बारे में यहाँ या वहां पे जो मूर्ति बनाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है पहला पैराग्राफ में। तो भरूच के मूर्ति के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि उसका क्या विशेषता है। तो जैसा कि पिछला वीडियो में आपको बताया गया होगा कि शुरुआती जो चरण था उसमें मूर्तियां जो रहती थी वो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां पाई जाती थी जो कि काफी विशाल होते थे और खुले आसमान के नीचे वो मौजूद होते थे। धीरे धीरे बौद्ध और जैन धर्म आते हैं तो वो जो यक्ष और यक्षिणी का पूजा अर्चना जो है वो बौद्ध और जैन में विलीन हो जाता है। तो वो मौर्य काल में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा और मौर्योत्तर काल आते आते तक यक्ष और यक्षिणी जो है वो शुरुआती चरण में देखने को मिलेंगे। अंतिम समय में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिलना समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भरूच में अगर देखा जाए तो कहा जाता है यहाँ जो मूर्तियां पाई गई हैं वो यक्ष और यक्षिणी की जैसे विशाल यहाँ पे पाई जाए। दीर्घाकार कहने का मतलब क्या है, जैसे यक्ष और यक्षिणी काफी विशाल होती थी जो कि पिछला वीडियो में आपको बताया भी गया है, उसी तरह से विशाल दीर्घाकार यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे उसका मूर्ति का कैसे उभार है, कैसा रैखिकता में ध्यान रखा गया, वो सारा चीज बताया गया है जो कि हम लोगों के पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, कौन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन शुरुआती चरण में जब आप पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो ये वीडियो और भी काफी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जो आपका फैक्ट है या एक तरह से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम बताएं और एक कॉन्सेप्ट दे दे, ताकि आप जब लाइन बाय लाइन इसको पढ़ें तो वो चीज बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया है, जो भी आख्यान है उसको मुख्य मुख्य घटनाओं के चुनाव में बढ़ गई। कहने का मतलब जो कहानी होता है, तो कहानी जो है वो स्टोरी जो है अब नया नया यहाँ कहानी गढ़ने लग गया और उस घटनाओं को यहाँ पे मूर्ति के रूप में यहाँ पे उकेरा गया, यानी जो दीवार था उसमें यहाँ पे उकेरा गया है। शुरुआत में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो पात्र थे, यानी कहानी के जो भी पात्र होंगे, जैसे है ना कि कोई पिक्चर होता है तो उसमें कई सारे एक्टर होते हैं, तो उसी तरह से कोई कहानी होता है तो उसमें पात्र होते हैं। तो वो जो पात्र थे शुरुआत में अगर आप देखिएगा तो बहुत कम पात्र हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हम देखते हैं वहां पे जो रिलीफ है, यानी कि वो जो दीवार है या जो भी चीज में बनाया गया है उसमें आप देखिएगा तो पात्र का संख्या, यानी कि जो एक्टर हैं जो कि कहानी के अलग अलग पात्र थे, उनका संख्या धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ने लग जाता है। तो समय के साथ यहाँ पे कई कहानियां बनती है, कहानियों में कई नए नए पात्र जुड़ते जाते हैं, तो उन सभी पात्रों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। एक चीज और यहाँ जो समझने का बात यहाँ पे आपको जो कि हो सकता है स्टेटमेंट बना के यहाँ पे दिया जाए, यहाँ पे कहा गया है शुरुआती समय में यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे मूर्तियां जो हैं वो उकेरी हुई हमको देखने को मिलती है। सबसे पहला मूर्ति जो है इस तरह से रहेगा कि जैसे माने चलिए एक ही घटना है, उसको कई रूप में उसके
जो अलग-अलग चरण है उसको दर्शाया गया। जैसे इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं, बुद्ध के जन्म, तो बुद्ध का जन्म दिखाया गया, फिर पालन-पोषण को दिखाया जाएगा, पालन-पोषण के बाद उसका विवाह दिखाएगा, विवाह के बाद गृह त्याग दिखाएगा, गृह त्याग के बाद उनको कैसे शिक्षा का प्राप्ति होता है और शिक्षा के प्राप्ति के बाद वो कहाँ-कहाँ जाते हैं और अंतिम में महापरिनिर्वाण। तो ये क्या है? एक ही व्यक्ति का घटना है जिसको पूरे चित्र में उकेरा जाएगा। तो ये एक तरह से ये एक टेक्निक रहा था। देखिए आपका चैप्टर यही पढ़ना है कि आपको इस समय किस तरह के टेक्निक देखने को मिलते हैं। तो पहला टेक्निक एक ही घटना है और उसको आपको अलग-अलग चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, एक ही रिलीफ में। दूसरा चीज क्या होता है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आपको कई घटना घटते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म है तो उसका दिखा, अगर जैन धर्म है तो उसका भी दिखाया गया, अगर यहाँ पे सनातन धर्म से आपका वैष्णव और शैव संप्रदाय है तो उसको भी यहाँ पे दिखाया गया। तो देखिए यहाँ पे एक ही भौगोलिक क्षेत्र था लेकिन घटनाएं कई अलग अलग थी। उसमें क्या था, बुद्ध का एक ही समय एक ही घटना था उसको दिखाया गया। यहाँ बुद्ध के बारे में अलग घटना है, जैन के बारे में अलग है, यहाँ पे फिर वैष्णव और आपका शैव है वो अलग अलग आख्यान है या अलग अलग कहानी है और सबको एक ही रिलीफ में दिखाया गया। तो ये दो तरीका से यहाँ पे आपको या दो टेक्निक आपको यहाँ पे भरूच में देखने को मिलता है। और इस तरह से ये जो टेक्निक है केवल भरूच में ही नहीं बल्कि अन्य जो यहाँ पे आपको और जगह यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्तूप वगैरह वहां देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, सांची जो कि एमपी में पड़ता है, जग्गियापेट जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आपको ये सब याद रखना चाहिए कि ये कौन कौन सा जगह है, क्योंकि कभी मिलाने के लिए भी आपको दे देगा। ए साइड यहाँ पे दे देगा स्तूप वगैरह का नाम, बी साइड दे देगा यहाँ पे राज्य का सार, और यहाँ पे पूछेगा कौन सही सुमेलित है। तो इसलिए आपको हर चीज को याद करना है जो कि पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यहाँ का जो टेक्निक था भरूच का, वही टेक्निक आपको सांची वगैरह, बोध गया या जग्गियापेट जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। आगे यहाँ पे बताया गया है भरूच का जो रिलीफ है, यानी जिसको हम लोग सिंपल भाषा में दीवार कह सकते हैं, तो वो दीवार में आपको किस किस तरह का आकृति देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कई चित्रात्मक भाषा में, यानी कि जो भाषा है वो कैसा है, चित्रात्मक, चित्र के माध्यम से ही वो अपना जो अनुभूति है। भाषा क्या होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी कलाकार था या कला शिल्पी था वो अपना जो अभिव्यक्ति है वो किसके माध्यम से कर रहा था, चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से कर रहा था। तो यहाँ सबसे पहला एक घटना सबसे महत्वपूर्ण है जो कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है कि सिद्धार्थ जो है उसकी माता जो है महारानी महादेवी, उसको स्वप्न की एक घटना को यहाँ पे भरूच में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ माया देवी है और उसके स्वप्न में एक हाथी आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बुद्ध के जन्म से संबंधित ये घटना है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि शुरुआती चरण में जो भी यहाँ पे बुद्ध से संबंधित यहाँ पे आपको चित्रकारी या मूर्तिकारी आपको देखने को मिलेगा वो प्रतीकात्मक होगा, यानी कि ये प्रतीक का चिन्ह है कि बुद्ध का कैसे जन्म हो रहा है। लेकिन बुद्ध का मूर्ति जो है वो आपको मथुरा और गांधार कला जो कि बाद का कला हो जाएगा, जो कि कनिष्क के समय में फलेगा फूलेगा, उस समय आपको इसके विशाल मूर्ति देखने को मिलेगा। तो अभी मूर्ति नहीं देखने को मिलेगा, अभी केवल प्रतीक देखने को मिलेगा कि गृह त्याग का प्रतीक हो गया, जन्म का प्रतीक हो गया। तो इस सारे चीज को आपको याद रखना है क्योंकि इस तरह से सवाल आपको पूछे जाते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और इस कॉन्सेप्ट की सहायता से भी आपके कई सवाल जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज याद रखना है कि भरूच में स्वप्न की घटना को दर्शाया गया है। दूसरा अगर महत्वपूर्ण घटना देखिएगा तो और क्या दर्शाया गया है, रूरू जातक। देखिए जातक कहानी के बारे में पिछले वीडियो में आपको यहाँ पे बताया गया था कि 3 पिटक थे और उसमें जो है लगभग 600 जो है वो कहानियों के माध्यम से, जातक कथाओं के माध्यम से लोगों को एक पाठ या एक तरह से कहिए सद्भावना या समाज में अच्छा बने इसके लिए कुछ कहानियां समझाइया, कहानियों के माध्यम से एक तरह से आपको कहिए कि आपका यहाँ पे कुछ ज्ञान दिया जाता था कि आपको किसी तरह से किसी से कोई बैर नहीं रखना है, किसी तरह का कोई मन में लालच नहीं रखना है। ये सब सारा चीज आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया जा रहा है और यही जो मन का लालच है उसको दर्शाने का एक कहानी दर्शाया गया है कि कैसे जो है पुरस्कार के लालच में एक व्यक्ति जो जान जिसका जो उसका जान बचाता है उसी के खिलाफ वो खड़ा हो जाता है। तो उसी को रूरू जातक में बताया गया है। तो रूरू जातक में क्या बताया गया उसको देख लीजिए ध्यान से। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि रूरू जातक जो कि यहाँ पे एक यहाँ कहानी था बोधिसत्व का हिरण, मतलब जो हिरण थे वो बोधिसत्व था। यहाँ आपको एक हिरण जैसा दिख रहा होगा तो ये हिरण जो है वो बोधिसत्व का रूप है, हाँ ना। ये बोधिसत्व जो होता है वो क्या करता है, एक इंसान को, मरते हुए इंसान को जान उसका बचाता है। लेकिन ये चीज उसे एक वचन लेता है, जब हिरण जो होता है वो उस व्यक्ति का जान बचाता है तो हिरण वचन लेता है कि वो जो है उसका पहचान को कभी नहीं बताएगा। लेकिन जो वहां के राजा रहते हैं वो कहते हैं कि जो भी बोधिसत्व हिरण के बारे में पहचान बताएगा उसको हम पुरस्कार देंगे। और इस पुरस्कार के लालच में जो व्यक्ति का जान बचाया था हिरण,
वही हिरन के बारे में वो व्यक्ति उसको बता देता है। यानी हिरन जो उसको जान बचाया था, उसको कुछ पुरस्कार के लालच में वो व्यक्ति उसके बारे में या उसका पहचान को वो बता देता है। और यहीं पे दिखाया गया है कि राजा जो है उसको तीर से मारते हुए यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, यहाँ देखने को मिलेगा कि राजा हिरन पर तीर छोड़ने ही वाला है। तो समझिए, जो जिसका जान बचाया उसको उसके जान बचाने के लिए अपना जान दे देना चाहिए था, लेकिन एक छोटे से पुरस्कार के लिए वो उसका पहचान को बता देता है कि हाँ, यही हिरन था जो कि बोधिसत्व था और मेरा जान बचाया है और राजा उसको मारने वाले हैं। तो ये जो कहानी है, ये कथा है, इसके माध्यम से आपको एक तरह से समाज को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लालच, या एक तरह से कहिए कि लालच जो है वो कितना बुरा है कि जो आपका जान बचाया उसी के खिलाफ आप खड़ा हो गए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो है समाज को बहुत सारा ज्ञान देने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था इन्हीं कथाओं के माध्यम से। तो इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत सारे यहाँ पे भरूच जो है वो मूर्तियां हैं वो बिखर रही थी या है ना नष्ट हो रही थी, इसीलिए इसको भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया है। तो ये सवाल तो आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जो भी नष्ट हो रहे हैं तो उसको किसी ना किसी संग्रहालय में भी रख दिया जाता है। दूसरा है सांची का स्तूप। जैसे भरूच का हम लोग पढ़े, उसी तरह से आप सांची के बारे में बताया गया कि इसका क्या विशेषता है। तो आपको पिछला वीडियो में बताया गया है, सांची का जो मूल स्तूप है वो अशोक के द्वारा ही, अशोक के काल में ही उनके द्वारा ईंटों से इसको बनाया गया था। तो इसलिए बाद में, लेकिन इसके बाद में जो अशोक के बाद जो भी राजा वगैरह आए उसमें कई यहाँ पे जो निर्माण कार्य हैं उसको यहाँ पे जोड़ते हैं, जैसे प्रदक्षिणा पथ वगैरह होते हैं उसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जो कि अभी यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है सांची के स्तूप में अगर हम देखें तो इस तरह से और भी स्तूप आपको देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश का गुंटूर में आपको देखने को मिलेगा, मथुरा में भी देखने को मिलेगा, और इस तरह से वेंगी में अभी आपको यहाँ पे, जो कि आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, वहां पे भी आपको इस तरह के देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो नेक्स्ट लेवल का है। जैसे हम लोग बताए थे ना कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे प्रवृत्ति जो है, टेक्निक जो है वो बदलते रहेगा। तो भरूच का टेक्निक जो है था वो मान चलिए ए टाइप का टेक्निक था, तो सांची हो गया, मथुरा हो गया, आंध्र प्रदेश का गुंटूर और वेंगी स्थान हो गया, वो टेक्निक बदल जाएगा, थोड़ा सा उसका प्रवृत्ति जो है वो बदल जाएगा और ये टेक्निक बदल के बी टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कैसे भरूच में आपको पुराना टेक्निक मिल रहा था और सांची और आंध्र प्रदेश के गुंटूर और वेंगी में और मथुरा में जो है वो टेक्निक बदलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए आपका परिवर्तन का यहाँ पे समय दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है बनावट। तो इस तरह से यहाँ के स्तूप में अगर आप देखिएगा तो क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ प्रदक्षिणा पथ देखने को मिलता है, जहाँ पे लोग जो होते हैं वो भ्रमण करते हैं या चारों ओर वो क्या करते हैं, घूमते हैं, उसी को हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसमें 4 तोरण है, तोरण मतलब होता है दरवाजा, और जो कि सुंदरता से सजे हुए। चैप्टर के लास्ट में आपको देखिएगा, अगर आप जेरोक्स निकाल चुके हैं तो लास्ट में आप देखिएगा तो वहां पे दरवाजा आपको दिखाया गया, और वो तोरण में यानी दरवाजे में बुद्ध की जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। तो चैप्टर में अगर आप देखिएगा लास्ट में, जो कि हम लास्ट में दिखाएंगे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी दरवाजा था, तो दरवाजा के जो भी यहाँ पे था, यहाँ कई घटनाएं को यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ जो है वो बुद्ध के जीवन की घटनाएं और कुछ जो है वो जातक कथाएं हैं, उसके बारे में यहाँ पे उकेरा गया है। तो इन सब का जो हाव भाव था, मुद्रा था, उसका बहुत ही स्वाभाविक तरीके से यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया है, और इसका बोला गया है कि अंग और प्रत्यंग में कोई भी कठोरता यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। कहने का मतलब है बहुत ही अच्छे से या उच्च शैली से या उच्च कोटि का शैली यहाँ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा स्तूप का, जो कि सांची के स्तूप का है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो पार्ट है हर्मिका कहा जाता है, सबसे टॉप पार्ट है, और ये जो है छतरी है हर्मिका के ऊपर, और ये जो है आपका जो कि आपका अर्ध गुंबदाकार है जिसको अंड कहा गया है। इस तरह से यहाँ पे आपको 2 प्रदक्षिणा पथ भी देखने को मिल रहा होगा, एक यहाँ पे ऊपर है और एक जो है यहाँ पे नीचे है। यहाँ पे 4 दरवाजा मिल रहा होगा जिसको तोरण द्वार बोला है। एक दरवाजा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। और इस जो रिलीफ है यानी कि यहाँ पे जो एक तरह से हम लोग जिसको बाउंड्री कर सकते हैं, वो बाउंड्री भी आपको बाद में देखिए, ये जो मेन पोर्शन है उसको अशोक के द्वारा बनाया गया, बाकी जो है वो अलग अलग काल में इसको जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर इस तोरण द्वार में देखिएगा, यहाँ पे तोरण भी लिखा हुआ है, ये वेदिका जिसको यहाँ पे बाउंड्री हम लोग जिसको बोल रहे हैं वो वेदिका बोला गया। तो तोरण द्वार में आप देखिएगा, चाहे वेदिका में वगैरह में भी अगर थोड़ा बहुत देखिएगा, तो तोरण द्वार में अगर आप देखिएगा तो कई जातक के कथाओं का जो चित्रांकन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मूर्ति उकेरा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका बुद्ध के जीवन से घटनाओं को भी वहां पे दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा तो बताया है, बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा है, मतलब अभी भी मूर्ति का रूप नहीं लिया। और ये चीज को आप याद कीजिएगा, जब तक मथुरा कला और गांधार कला नहीं आएगा तब तक उसको मूर्ति के रूप में नहीं दिखाया जाएगा।
सांची के स्तूप एक में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए। मतलब जो कहानी था पहले वहां पे, याद कीजिए भरूच में क्या बोला था कि मुख्य मूत्र जो पात्र होते थे बहुत कम होते थे, बाद में पात्रों की संख्या बढ़ने लग गई। अब यहाँ पे देखिए आख्यान विस्तृत हो गए, यानी कि कहानी जो है वो और भी बहुत लंबा चौड़ा होने लग गया। स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी अवस्था में और ऊपर से उड़ते हुए हाथी को चित्रण की बहुत ही सरल तरीके से दिखाया गया। तो भरूच में भी इस तरह का पेंटिंग आपको मूर्ति देखने को मिलेगा और उसके तरह से सांची में भी देखने को इस तरह से मिल रहा है। उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, कई कहानियां और है, जैसे कुशीनगर का घेराबंदी दिया है, ये सब पूछेगा कि कहां देखने को मिलता है। बुद्ध का कपिल वस्तु का जो भ्रमण किए थे वो दिखेगा। अशोक के द्वारा जो रामग्राम स्तूप का दर्शन करने गए थे वो सारा चीज को मूर्ति में यहाँ पे उकेरा गया है, या दीवारों में या तोरण में द्वार में यहाँ पे उकेरा गया है। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखिएगा तो बोलता है मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसी ही कई विशेषता पाई जाती है, हालांकि उसमें रूपाकृति यानी अंग और प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मतलब मथुरा में भी थोड़ा बहुत समानता मिलेगा, लेकिन समय बीतता जाएगा तो वहां पे उसका जो अंग प्रत्यंग है उसमें थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको बताया गया था यहां तक जो है वो आपको प्रतीकात्मक मिलेगा, लेकिन जस्ट अभी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मथुरा और गांधार कला। तो मथुरा और गांधार कला में जो है वो बुद्ध को मूर्ति के रूप में उकेरा गया है। मतलब अब प्रतीकात्मक रूप समाप्त हो जाएगा और बुद्ध को वास्तविक एक भगवान के रूप में यानी मूर्ति के रूप में उकेरा जाएगा, और काफी विशाल विशाल मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं मथुरा, सारनाथ और गांधार कला के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दिया गया है इसका काल ईसा की पहली शताब्दी में, और इसके बाद उत्तर भारत में गांधार, जो कि अभी पाकिस्तान में, जो कि पिछला वीडियो में आपको मैप में बताए भी थे, तक्षशिला जो जगह था उसके आसपास में आपको मिलेगा गांधार। तो गांधार हो गया, मथुरा हो गया, और उसके बाद दक्षिण में एक है वेंगी। ये तीन कला मुख्य रूप से उभरते हैं और इस तरह से यहाँ पे तीन केंद्र बनते हैं और तीनों का अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है पहला पैराग्राफ में मथुरा और गांधार कला में क्या डिफरेंस था, और ये डिफरेंस आपको सवाल पूछा जाएगा, इसलिए पूरा को हम बॉक्स में यहाँ पे घेरे हैं। मतलब जो भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे उसको अंतर के रूप में आप याद रखिए, क्योंकि ये मथुरा कला और गांधार कला में बेसिक अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है गांधार कला की मूर्ति कला जो है उसमें कई राज्य का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे बैक्टीरिया, ये सब जो है आपका विदेशी आक्रमणकारी हैं, जो कि कभी समय मिलेगा तो उत्तर मौर्य काल हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे। बैक्टीरिया हो गया, पार्थिया हो गया और जो गांधार हो गया, तीनों का यहाँ पे संगम देखने को मिलेगा। मतलब गांधार कला में आपको पूछा जाएगा किसका किसका संगम मिलता है, बैक्टीरिया, पार्थिया और खुद गांधार यानी कि जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है उसका संगम, तीनों मिला जुला रूप यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मथुरा मूर्ति कला का स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि उत्तर भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। यानी मथुरा में जो होगा वो स्थानीय परंपरा, जो भी लोकल परंपरा चल रहा होगा वही परंपरा यहाँ पे चलेगा। और इस तरह से यहाँ पे आपको शंगोल जो कि पंजाब में पड़ता है वहां पे भी इसका स्तूप जो है मथुरा कला का प्रभाव देखने को मिलेगा। मथुरा कहां पड़ रहा है, यूपी में पड़ रहा है। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्ष की आरंभिक मूर्तियों जैसी मिली थी। तो हम लोग जानते हैं यहाँ का स्थानीय आखिर परंपरा क्या था। तो शुरुआत में आप मौर्य काल पढ़ाया जा रहा था तो वहां बताया जा रहा था कि यक्ष और यक्षिणी बनती हैं, तो उसी तरह से यहाँ मथुरा में जो बुद्ध की प्रतिमा बनेगा, हम बोले थे कि काफी विशाल प्रतिमा बनाए जाएंगे और यक्ष और यक्षिणी का जो मूर्ति बनता था वो भी काफी विशाल बनता था। इसीलिए कहा गांधार में भले बैक्टीरिया, पार्थिया और गांधार का अपना एक अलग शैली बना, लेकिन मथुरा में जो यहाँ का स्थानीय शैली था उसी में से या उसी का प्रभाव आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यक्ष जैसी आरंभिक मूर्ति जैसा यानी कि काफी विशाल मूर्ति आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है मथुरा की आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राट तथा विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति का चित्र पाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क का बिना सिर वाला जो मूर्ति है वो कौन सा कला का बना हुआ है, तो मथुरा कला का ये बना हुआ है। दूसरा चीज आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ गांधार कला में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो केवल बुद्ध की मूर्ति ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप मथुरा कला में देखिएगा तो बुद्ध के साथ साथ और भी मूर्तियां देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, अगर थोड़ा यही चीज को है कि एनसीईआरटी को आप ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी सवाल बोलता है, जैन तीर्थंकरों का भी यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलता है। उसके साथ साथ वैष्णव परंपराएं जैसे विष्णु और उनके विभिन्न रूपों का रूप मिलता है मथुरा में कला में। उसके बाद शैव की विभिन्न प्रतिमाएं यहाँ पे देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि शिव और विष्णु के जो प्रतिमा देखने को मिलता है उसके विष्णु का अगर देखिएगा तो चक्र के साथ और शिव का देखिएगा तो त्रिशूल के साथ यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया गया है। मतलब उनके आयुध के साथ यानी कि जो उनका हथियार था उनके साथ यहाँ पे दिखाया गया है चक्र और त्रिशूल के साथ विष्णु और शिव को। तो ये यहाँ पे मथुरा कला का विशेषता है और गांधार कला का विशेषता। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पंजाब का शंगोल है, वहां जंगले जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं खंबा है, उसका यहाँ पे
मूर्ति यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें मथुरा कला का यहाँ पे प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि कैसे विशाल मूर्तियां, उतना विशाल आपको नहीं मिलेगा जबकि यक्ष यक्षिणी का था, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पे मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए सांची के बारे में, और सांची के बाद हम लोग देखे मथुरा, गांधार के बारे में और सारनाथ के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि इसी कला के बारे में और भी कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है शरीर के जो वस्त्र थे स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे, बाएं कंधों से ढके होते थे। देखिए ये नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे आगे देखिएगा तो यहाँ देखिएगा सारनाथ जो है और कौशाम्बी जो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए दोनों कंधों में वस्त्र ढका हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ बुद्ध का जो है दोनों कंधों में वस्त्र ढके हुए, लेकिन यहाँ पे केवल बायां कंधा जो है वहां पे आपको वस्त्र ढका हुआ क्या होता है दिख रहा है। तो इस तरह से दोनों में क्या बेसिक अंतर है वो चीज आपको जानना है, क्योंकि अंतर से ही सवाल आजकल पूछे जाते हैं। तो इस काल में आपको बुद्ध हो गया, यक्ष हो गया, यक्षिणी, शैव, वैष्णव, देवी देवता की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती है, साथ ही साथ कुछ मानव की मूर्तियां भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इसका अगर काल हम देखें तो ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं की विषया शक्ति केंद्रित आ गई, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मार्शल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे और भी आपको डिटेल दिया गया है कि क्या क्या टाइम टू टाइम बढ़ रहा था, लेकिन ये सबसे सवाल नहीं पूछा जाता है ज्यादातर, जो जहां से स्टेटमेंट बन सकता है सवाल वहीं से आपको देखने को मिलेगा। और एक बार अगर आप क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर चुके हैं और उसके बाद आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको खुद आइडिया आ जाता है कि हाँ यहाँ से यहाँ सवाल बन सकता है और यहाँ से सवाल नहीं बन सकता है। तो इस तरह से आपको खुद आइडिया हो जाएगा, और इसीलिए क्वेश्चन बैंक को आपको देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों के द्वारा जो चलाया जा रहा सीरीज है क्वेश्चन बैंक वाला, उसको भी आप देखिए, भले ही आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं है ना, उसमें अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मथुरा कला जो था वहां पे अगर आप देखिएगा तो ये 4वीं शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी रही। मतलब जो मथुरा कला वाला जो था, यहाँ मांसल उंसल हो जा रहा था, उसका जो मूर्ति का बनावट वो चीज जो है वो 4वीं शताब्दी तक भी ये जारी रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, ईसा की 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों की परिमाओं और परिणाम और आकार ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर थी, मतलब पारदर्शिता बना दिया गया वस्त्रों को। तो समय के साथ बीत रहा था, थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। आपको ये याद नहीं रखना है, याद ये रखना है कि समय के साथ यहाँ पे आपका कुछ और जो है ना स्थानीय लोकल कला है वो इससे प्रभावित होते हैं, और वो कौन कौन सा कला है। तो वहां पे दो कला आपको देखने को मिलेगा। मथुरा कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, और उसके साथ जो दो कला यहाँ उभर देखने को मिलता है वो सारनाथ और कौशाम्बी का कला है। इसका क्या बताया गया, तो एक अंतर यहाँ पे यही बताया गया कि दोनों कंधों में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज यहाँ पे आपको ये पीछे जो होता है आपका यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि पीछे जैसे भगवान अगर सीरियल आप देखे होंगे तो वहां पे वो आभा मंडल आपका बना हुआ रहता है। तो ये आभा मंडल आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अलंकरण बहुत कम किया गया था। लेकिन यही चीज अगर आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे कई ओढ़े तय यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आभा मंडल को अधिक यहाँ पे सजाया गया है मथुरा की बुद्धवाला में। तो देखिए सारनाथ कौशाम्बी में क्या था, आभा मंडल जो था वो सजाया हुआ कम था, जबकि मथुरा में आभा मंडल जो है वो सजाया हुआ ज्यादा। ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना डीप में भी सवाल नहीं पूछती है यूपीएससी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ कि मथुरा कला आते आते या सारनाथ का जो कला था या कौशाम्बी का कला था जो कि मथुरा का ही एक अंग था, उसमें अगर देखिएगा तो आभा मंडल वगैरह सब बनने लगे थे, बुद्ध की मूर्तियां बनने लग गई थी। ये सब सारा चीज कॉन्सेप्ट लेके आपको चलना है। अब यहाँ पे और भी यहाँ पे दिया गया है कि इसका अध्ययन हम लोग यहाँ पे बोलता है मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि संग्रहालय में इसको रखा गया है, क्योंकि ये जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे रखा गया है। दूसरा चीज यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि गंगा घाटी के बाहर भी कुछ ऐसे स्थल हैं जो कि यहाँ पे उसका स्तूप देखने को मिला है, और वो कौन सा है, तो यहाँ पे गुजरात के बारे में बताया गया है। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि गुजरात का देव निमोरी, ये ज्यादातर जगह नहीं मिलेगा आपको देखने को, एनसीईआरटी में मिल रहा है। देव निमोरी स्तूप जो है वो गुजरात में है, और ये भी आपको इस समय का आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे बहुत कम बदलाव के साथ यहाँ पे देखने को इसका मूर्ति देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि सारनाथ था, कौशाम्बी था, मथुरा के अगर थोड़ा नीचे जाए, हम पश्चिम भारत में जाए तो गुजरात में देवनी मोरी करके स्तूप है, वहां पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो है आपका हम लोग मथुरा कला और गांधार कला के बारे में पढ़ गए, इसके साथ साथ सारनाथ और कौशाम्बी के बारे में पढ़े। साथ ही साथ गुजरात में एक एग्जाम्पल स्तूप का देखने को मिला है देव निमोरी, इसके बारे में भी जान लिए। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं दक्षिण भारत का जो बौद्ध स्मारक है उसके बारे में। क्योंकि लंबा चैप्टर है इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है, इसको कम से कम आधा चैप्टर हम लोग एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो और थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम जाते हैं आंध्र प्रदेश तरफ, और वहां वेंगी स्थल में अनेक स्थूल पाए गए हैं, जैसे कि वहां पे जग्यापीठ है, अमरावती है, फिर है भट्टी
प्रोलुरु करके दिया गया है, फिर नागार्जुनकोंडा और गोली। आपको इतना याद रखना है कि गोली हो गया, नागार्जुनकोंडा हो गया, जग्गियापेट हो गया, अमरावती हो गया, भट्टी प्रोलोरू हो गया, ये सब जो है वो कहाँ पे पाया जा रहा है या किस स्टेट से ये संबंधित है, ये अगर आइडिया नहीं रहेगा तो छोटा सा मिलाने के लिए भी दे देगा तो आप मिला नहीं पाइएगा। तो देखिए अमरावती तो फेमस हो गया, गोल नागार्जुनकोंडा ये भी फेमस हो गया, लेकिन जग्गियापेट हो गया, भट्टी प्रोलोरू हो गया, फिर गोली हो गया, ये सब बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए इसको आपको याद करना है ताकि किसी भी तरह का यहां से अगर एक लाइन का भी प्रश्न अगर बने तो वो बिल्कुल भी छूटे नहीं। तो अमरावती में महाचैत्य है और अनेक प्रत्यय हैं। चैत्य आपको बताया गया जहां पे पूजा पाठ किया जाता था उसको हम लोग चैत्य कहते हैं, जहां आराम किया जाता है उसको आपका विहार कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी चीज था उसको यहाँ पे संग्रहालय हो गया, चाहे वो अमरावती संग्रहालय हो गया चाहे दिल्ली संग्रहालय हो गया, यहाँ की मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए रखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ जो है लंदन ब्रिटिश म्यूजियम में भी यहाँ संरक्षित लग गया है। तो अंग्रेज के काल में कुछ ऐसे मूर्तियां थे जो कि वो लोग अपना लंदन लेके चले गए थे। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। सांची के स्तूप से यहाँ पे तुलना करके बताया जा रहा है अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का है कि प्रदक्षिणा पथ था। तो जैसे सांची का स्तूप पे हम लोग देखें कि दो प्रदक्षिणा पथ था जिसके चारों ओर क्या होते थे, घूमते थे राउंड। जैसे मंदिर में भी जाइएगा तो दक्षिण के मंदिर में देखिए प्रदक्षिणा पथ आपको मिलेगा जिसमें मंदिर के चारों ओर घूमने का वहां पे रास्ता बना हुआ रहता था। साथ ही साथ वेदिका वहां पे बना हुआ था जिसको हम लोग बाउंड्री लाइन बोले थे कि जो दीवार होता है चारों ओर से घेरा हुआ रहता है वेदिका होता है। तो जैसे आपको सांची के स्तूप मिला था उसी तरह से अमरावती के स्तूप में मिलेगा और वहां पे भी आख्यान मिला था, यानी कि कहानी कथा वहां पे उकेरा गया था तोरण में वेदिका में। उसी तरह से अमरावती में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब समानता को बता रहा है कि कैसे अमरावती और सांची का स्तूप में कैसे समानता देखने को मिल रहा है। फिर वह गुंबदी संरचना भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार नहीं झेल सका। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि सांची का स्तूप का जो दरवाजा है चारों दरवाजा सुरक्षित है और आपको देखने को मिलता है, लेकिन अमरावती का जो दरवाजा था वो क्या होता है कि हवा तूफान आता है उस तरह से गिर जाता है। उसी को लिखा है समय का जो मार है उसको झेल नहीं पाता, मतलब वर्तमान समय में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। अमरावती स्तूप के बारे में बताया गया है कि ईसा के पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य यहाँ पे दृष्टिगोचर होता है। मतलब 3 शताब्दी तक यहाँ पे जो है अलग अलग समय में यहाँ पे नए नए स्ट्रक्चर को जोड़े गए हैं। तो सर्वोत्तम जो विकास इसका हुआ था पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी में हुआ था। सांची की तरह इस स्तूप के पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं, ढोल, चौकर, कई अन्य स्थानों पर उकेरे गए संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों के नाना रूप, मुद्राओं और आसनों को सामने और पीछे से आगे से की तरफ दिखाया गया है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे बताया गया जैसे सांची के स्तूप में आपका उसके प्रतीकात्मक चिन्ह को दिखाया गया, उसी तरह से अमरावती में भी प्रतीकात्मक चिन्ह को दिखाया गया। वहां पे भी प्रदक्षिणा पथ था, यहाँ पे भी प्रदक्षिणा पथ है, वहां पे भी वेदिका था, यहाँ पे भी वेदिका है। एक चीज वहां पे जो था यहाँ पे नहीं है, वो 4 तोरण द्वार है यानी कि दरवाजा, और यहाँ पे अमरावती में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपको दिया गया है कि कैसे उसके शरीर के है ना भाव भंगिमा है, उसको डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, उसको आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए सांची का में भी देखे थे, भरूच में भी देखे थे, अब आपको अमरावती में भी देखिएगा कि महारानी महादेवी की जो यहाँ पे हाथी को दिखाया गया है कि जो बुद्ध का जन्म है उसका कहानी जो है, स्वप्न का कहानी, उसको यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा चित्रित करने यहाँ बगल में दासी वगैरह सब खड़ी वगैरह सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्वप्न का प्रस्तुतिकरण आपको याद रखना है कि भरूच में भी देखने को मिला, सांची में भी देखने को मिला, अब यहाँ पे अमरावती जो कि दक्षिण भारत है वहां पे भी हमको आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये नागार्जुनकोंडा का यहाँ पे फलक आपको दिखाया गया था, ये भी आपका आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुनकोंडा और गोली, तो गोली भी एक जगह है जहां पे आपको यहाँ पे स्तूप वगैरह मिले हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ का एक तरह से बताया गया है विशेषता कि यहाँ का जो अंग था वो स्वाभाविक और उसका अंग जो है अभिन्न अंग यहाँ पे दिखाया गया है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गुंटापली बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई गई हैं। गुंटापली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एलुरु के पास स्थित है। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय वृत्ताकार चैत्य कक्ष इस तरह से ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। कहने का मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये सब कहाँ पे है, नागार्जुनकोंडा कहाँ है, गुंटापली कहाँ है, इस समय जो है ना गुफा वगैरह जो बने थे उसका आकृति जो है वह कैसा है। तो एक यहाँ पे नाम आता है गज पृष्ठीय बहुकोणीय। तो गज पृष्ठीय कैसा होगा, इस तरह का उभार गुंबदनुमा जो होता है, एक तरह से कटोरा को ऊपर से ढक दीजिएगा तो इस तरह से सांची का स्तूप भी आपको मिला था। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे बोला जाता है गज पृष्ठीय। इमेज में आप गूगल करके टाइप कर सकते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ ही साथ और यहाँ पे दिया है विशाखापट्टनम के
अनाकपल्ली करके एक जगह है, वहां पे भी आपको यहाँ पे स्तूप देखने को मिलेगा। तो यही सब आपको याद रखना है कि गुंटापल्ली कहाँ है, अनाकपल्ली कहाँ है ना। इसके आस पास आप देखिएगा कि ये जो है आपको यहाँ पे खुदाई में मिला गया, ये सबसे एक तरह से बड़ा है यहाँ पे गुलबर्गा जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्तूप जो है आंध्र प्रदेश में मिले हैं, कुछ कर्नाटक में मिले हैं, इस तरह से यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि गज पृष्ठाकार, उसके बारे में तो आपको बता दिया गया कि यहाँ पे है ना कि वो जो है इस तरह से अर्ध गुंबदाकार यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि यह वहां का मंदिर संख्या 18 है, जो एक साधारण देवालय है जिसके आगे स्तंभ है और पीछे एक बड़ा कक्ष है। यहाँ पे गुंटापल्ली संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। तो इस तरह से यहाँ पे ये चैत्य के बारे में बताया जा रहा है, जो कि पूजा गृह होता था, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं, जैसे कि अवलोकितेश्वर हो गया, पद्मपानी हो गया, व्रजपानी हो गया, उसके बाद अमिताभ हो गया, मैत्रेय, जो कि सवाल आपको पूछा गया था यूपीएससी में, उन 17 के जो भी बोधिसत्व हैं उसको भी उकेरा गया है। कहने का मतलब यहाँ पे आपको केवल बुद्ध का ही नहीं, जो बोधिसत्व हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे उकेरा गया आपका मूर्ति यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब सारा चीज यहाँ पे आपका विशेषता बताया गया है। किंतु यहाँ पे बताया गया है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्व की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के कतिपय सद्गुणों का मानवीयकरण की प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो सद्गुण को बताने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। दूसरी फिर यहाँ पश्चिम भारत के बारे में बताया जाया है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद यहाँ पे बताई जाती है वास्तुकला की इसके 3 रूप मिलते हैं, गज, पृष्ठीय, पृष्ठभूमि। देखिए यहाँ पे भी इस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे वही चीज है कि गोलाकार, अर्ध गोलाकार जो है कटोरा टाइप से आप देखिएगा। यहाँ देखिए कनेरी का गुफा है, कार्ला का गुफा है, उसी का चैत्य आपको पूछा गया है। तो चैत्य है, विहार है, थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। तो अजंता हो गया, पिथलखोड़ा हो गया, फिर है भज हो गया, ये सब महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो गज, पृष्ठीय, मेहराब छत वाले स्तंभीय कक्ष, यानी कि इस तरह से जो स्तंभ है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे, पिलर जो कि हम लोग बोलते हैं। सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष होगा, जैसे कि अभी ढलाई होता है तो हम लोग का घर कैसे होता है, जो छत होता है वो सपाट होता है, अभी देखने को मिल रहा था। इस तरह से गज, पृष्ठीय और सपाट भी आप देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये विशेषता आपको बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि महाराष्ट्र के कोडी वाइट जो जगह है वहां पे भी इस तरह के वृत्ताकार छोटा कक्ष आपको देखने को मिला है। चैत्य के विशाल कक्षा और अर्ध वृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था, जिसका मेहराब मोहरा जो होता था लकड़ी का बना हुआ होता था। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है अजंता, पित्तलखोड़ा, फिर आपका भुज हो गया, भज हो गया, ये सब कहाँ मिला है, क्या विशेषता है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। और इस तरह से नासिक हो गया, कार्ला हो गया, कानेरी हो गया, इस तरह से काफी गुफा यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। कार्ला का जो चैत्य कक्ष है उसके बारे में बताया गया है कि को मनुष्य और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है और इस तरह से भारी और चित्रकारी अंतराल में चलती हुई दिखाई गई। कानेरी के जो गुफा संख्या 3 है उसमें कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशिष्ट रूप यहाँ पे दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कार्ला, चैत्य, ये भज है, इन सब के गुफा के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल आपको बताया गया है, जो कि आप खुद से थोड़ा बहुत पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसका हम थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बता दिए हैं, थोड़ा आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक गुफा के बारे में आप कितना जानिएगा और कितना याद कर पाइएगा। अगर इंपॉर्टेंट रहता है तो उसको तो देख ही लेते हैं, लेकिन सब गुफा के बारे में विशेषता जान के कोई फायदा भी नहीं है। उसके बाद ऐसी यहाँ पे और अन्य गुफाएं देखने को मिलती हैं। तो जुनार, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जुनार कहाँ पे है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्पेशल दिया गया है, यहाँ पे जो जुनार का एक तरह से गुफा है उसको एक नाम से जानता है, गणेश लेनी नाम से जानते हैं। तो हाँ ये पूछ सकता है कि गणेश लेनी गुफा कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है। तो गणेश की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, इसीलिए आपको जुनार का जो गुफा है उसको हम लोग गणेश लेनी गुफा के नाम से जानते हैं, जो कि महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे जुनार में जो भी गुफा मिले हैं वो काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिले हैं। पहाड़ी में अगर कहा जाए तो 200 से ज्यादा गुफा मिली है, ऐसा यहाँ पे बोला है, लेकिन कान्हेरी में अगर देखिएगा तो मात्र 108 ही गुफा यहाँ पे मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण गुफा में जो है वो कौन कौन सा है, अजंता का है, पितलखोड़ा है, एलोरा है, नासिक है। ये सब नाम याद कर लीजिए कि सारा का सारा महाराष्ट्र में ही आपको मिलेगा। भज है, जुनार है, कार्ला है, कनेरी है, अजंता है, एलोरा है और कनेरी, जो कि आज फल फूल रहे हैं। कहने का मतलब वर्तमान समय भी अगर आप जाइएगा तो जो उस समय बना हुआ गुफा था वो वर्तमान समय भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अजंता, एलोरा और आपका एलिफेंटा का जो गुफा है वगैरह, बाघ का गुफा हो गया, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा वर्तमान समय में। काफी मतलब जैसे वर्तमान उस समय थे तात्कालिक रूप में, उसी तरह से वर्तमान रूप में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग ये पार्ट 1 में आधा पढ़ लिए।
अब चूंकि ये जो अजंता और एलोरा है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वीडियो शुरू से देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से इसको समझना होगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका आता है, यहाँ हर एक गुफा के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने हुए झारखंड कोचिंग क्लासेस से, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।